हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की श्रृंखला में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस लेकर के आया हूं। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना मैं सिखाऊंगा आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। टेंस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और जो पिछले वीडियो मेरे एक्टिव से पैसिव वॉइस कर रहे होंगे और आप लोगों ने देखा होगा, तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और जो भी दिक्कतें रही होंगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, वो सारे आपकी दिक्कतें दूर हुई होंगी। यदि आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमको बताएं। मैं उस पॉइंट में भी आपको वीडियो बना करके अपलोड करूंगा और आपको सारी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ। किस टेंस के? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान ऑलरेडी मैंने आप लोगों को टेंस में बताया है, पुनः बता दे रहा हूं कि हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, ऐसे याद लिख कर लीजिएगा कि मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गे अगर इतना आ जाए तो समझ जाए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मुख्य क्रिया के अंत में हिंदी वाक्य के गा, गे, गे। फिर आपको बता दें कि एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शैल और विल होती है। शैल और विल एक्टिव वॉइस की, और इसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी जो मुख्य क्रिया होता है आपका, उसका हम प्रथम रूप यानी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई का प्रयोग, शैल का प्रयोग आई और बी के साथ, आई और बी के साथ, और विल जो भी बचे शेष सभी के साथ। ऐसा याद कर सकते हैं, शेष सभी के साथ। यानी जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, शैल और विल है। शैल का प्रयोग केवल जब आपका सब्जेक्ट आई और बी होगा तो उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे, और यदि आपका कोई अन्य आई और बी को छोड़कर कोई अन्य सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो यही होते हैं, शैल और विल, शैल और विल। लेकिन इसमें एक अतिरिक्त क्रिया होती है, एक्स्ट्रा वर्ब। यानी अतिरिक्त क्रिया वो होती है बी, और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में शैल और विल के साथ एक अतिरिक्त क्रिया आ जाती है बी, और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो वो क्रिया होती है, मेन वर्ब होता है, उसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में। और कोई भी टेंस की पैसिव वॉइस हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है। तो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ नियम थे जो मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होता है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। शैल का प्रयोग आई और बी के साथ किया जाता है, और विल का प्रयोग शेष सभी कर्ता के साथ किया जाता है। किसको छोड़कर के? आई और बी को छोड़कर। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होता है, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ब भी होता है बी, और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गे, यानी हिंदी वाक्य के अगर मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गे आ जाए तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इतना जो है रूल आपको जानना जरूरी है। हम अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखना जब सीख रहे हैं तो इतने का आप तब तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं।
तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला ऑलरेडी मैंने टेंस जब पढ़ाया है तो बता दिया था, और पैसिव वॉइस का फार्मूला नहीं बताया था। तो आज मैं आपको एक्टिव का फार्मूला और पैसिव का फार्मूला दोनों बताऊंगा कैसे बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी सारे सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। बस आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छे से डीपली नॉलेज लेना है इसके विषय में तो पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि जो आपके साथी हैं वो इस वीडियो को देख करके जो है अधिक से अधिक ज्ञान लें। अब जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, देखिएगा अफर्मेटिव का, तो उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला लगता है। किसका होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। और जब इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वही पुराना काम ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, यानी ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है किसका? ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट निकर्म को कर्ता बना दिया जाए, तो उसका हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया O2S, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका वही होता है विल या शैल, और इसमें का अतिरिक्त भी आ जाता है बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट एंड टू ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला होता है सब्जेक्ट एंड टू ऑब्जेक्ट। अब अगर इसी बात को हमें नेगेटिव बनाना होता, फार्मूला देख लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा, और उसके बाद एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना भी सिखाऊंगा। बस केवल फार्मूला पहले देख लीजिए। अब अगर हमें मान लीजिए नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? कुछ विशेष नहीं करना है, बस इसी विल या शैल के बाद नहीं है तो नॉट, और अगर कभी नहीं है तो नेवर लगा लेंगे। सेम इसी विल या शैल के बाद नहीं है तो नॉट, और अगर कभी नहीं मान लीजिए आ जाता है तो नेवर लगा लेंगे, तो आपका वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। तो इस फार्मूले से आप अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना सीख सकते हैं। अब चलते हैं इसका हम पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई वाक्य है, मैं एक पत्र लिखूंगा। देखिएगा मुख्य क्रिया के अंत में आ गया था, तो अगर मुख्य क्रिया के अंत में गा आ गया तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। बात को मान लिया गया, स्वीकार कर लिया कि मैं एक पत्र लिखूंगा, इसका मतलब ये है कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। आप एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो वाक्य में कार्य करे वही आपका कर्ता होता है। पत्र लिखने का काम मैं यही मतलब मैं करता, इसलिए आपका सब्जेक्ट आई हुआ, और आई के साथ विल या शैल। तो मैंने आपको भी बताया है कि आई के साथ शैल, क्योंकि शैल केवल दो ही सब्जेक्ट के साथ लगता है, एक आई और या फिर विल के साथ, और बाकी तो सबके साथ विल ही लगेगा। तो आई के साथ शैल लगेगा, इसलिए हम यहां लिखेंगे शैल। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम क्या है? लिखना, तो लिखना का फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट। फिर ऑब्जेक्ट क्या लिखता है? एक पत्र, यानी ट्रांसिटिव वर्ब भी है, ए लेटर। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि अगर क्या किसी किसको से पता चलता है तो समझ जाए कि उसमें ट्रांसिटिव वर्ब है, और ट्रांसिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को हम क्या करते हैं? एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो अब यहां पत्र का पता क्या से चलता है? क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है, तो ट्रांसिटिव वर्ब भी। अगर क्या किसी किसको छोड़कर किसी अन्य प्रश्नवाचक सबसे कारण का पता चलता तो उसमें इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, उसका पैसिव नहीं बनाया जाता है, लेकिन इसमें है। अब हमको पैसिव में बनाना है तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, तो यहां लिख लीजिए। अब ए लेटर के बाद जस्ट लिखा विल या शैल, तो शैल तो भैया केवल आई और बी के साथ लगता है, यहां तो सब्जेक्ट आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दिया ए लेटर को, तो ए लेटर तो आ गया शेष में, तो शेष के साथ
विल का प्रयोग होता है, तो यहां लिखेंगे विल। विल के बाद लिखा अन्य क्रिया, बी। बी के बाद लिखा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या? राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। रिटन। अब देखिएगा रिटन, उसके बाद लिखा है बाई। बाई के बाद लिखा सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या था? आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। ऑलरेडी मैंने बताया इस चीज को पहले वीडियो में, जितने भी वीडियो बनाया है एक्टिव से पैसिव में, कि आई करता होता है, उसका ऑब्जेक्ट मी होता है। बी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब यही बात आपका निगेटिव अगर हो जाए, बाय द वे, कि मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो यहां शैल या बिल के बाद नॉट। शैल कहां है? यहां, तो यहां नॉट हो जाएगा। और यहां बिल है, तो क्या भी लिखा? बिल या शैल के बाद नॉट, तो यहां बिल के बाद नॉट। आपका नेगेटिव हो गया कि मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो आई शैल नॉट राइट a letter will not be written by me। तो इस तरह से आपका नेगेटिव हो गया। अगर यही बात आपका इंट्रोगेटिव हो जाए, बाय द वे, तो मतलब आपका वाक्य इंट्रोगेटिव हो। कौन वाला इंट्रोगेटिव? जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में ना आए, बल्कि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में ही क्या आ जाए और जिनका उत्तर हम हाँ में दे सके। जैसे इसको आप लिख सकते हो एस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिनका उत्तर हम यस या लीजिए यस और नो दे देते, यानी हाँ या ना में दे दे, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, जो ये सहायक क्रिया होती है उनको हम पहले लिखते हैं, सेल या फिर उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, शायद ये फार्मूला हो जाता है। अगर इसको हम पैसिव में बनाना चाहते हैं तो कुछ विशेष नहीं करेंगे, वही पुराना काम। अगर आपने इसमें से बिल या सेल को बाहर कर दिया है तो इसमें से भी आप क्या करेंगे, बिल और सेल को बाहर कर देंगे, बाकी जो जैसा है वही वैसा लिख देंगे, बिल या शैल। और जब बिल सेल को मैंने बाहर कर दिया तो बचा क्या? ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से भी आपका हो गया। मान लीजिए आपका वाक्य आ रहा है, कोई उदाहरण ले लिया जाए कि जैसे क्या वह मुझे पीटेगी? गी आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो क्रियाकर्म में गी आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद क्या आ गया? प्रश्नवाचक शब्द जो क्या है वाक्य के प्रारंभ में आ गया। तो जब क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है, स्टार्ट में आ जाता है, तो ऐसे वाक्यों का आंसर हम हाँ में दे सकते हैं। जैसे क्या मुझे पीटेगी? पीटेगी तो हाँ, नहीं पीटेगी तो ना, तो इसका आंसर हम हाँ ना में दे सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला ये लगा सकते हैं। अब एक्टिव वॉइस के लिए देख लीजिए, लिखा है फार्मूला यहां, सेल या बिल पहले सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वहां शी, तो आई बी के साथ सेल लगता, बाकी सेल्स के साथ बिल, तो यहां क्या बाहर होगा? बिल। बिल के बाद लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शी के बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीटना, बीट, फिर ऑब्जेक्ट है किसे पीटेगी? मुझे, तो विल सी बीट मी बन गया आपका टेंस। अगर यही पैसिव बनाना हो तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, पैसिव के नीचे वाला है ना। जैसे
विल सेल इसमें भी बाहर होगा, लेकिन इसमें विल सेल सब्जेक्ट के अनुसार बाहर हुआ था, इसमें ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार बाहर होगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या मी है और मी का कर्ता क्या होता है, आई होता है। मी ऑब्जेक्टिव केस और आई नॉमिनेटिव केस, यानी मी का कर्ता आई होता है और हमको आई के अनुसार यहाँ सेल लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, तो आई के अनुसार क्या लगता है, शैल। तो बिल से सेल और बिल में से मैंने शैल लिखा, बता सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या था, ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, जिसके अनुसार मैंने सेल लगाया। यदि अगर ऊपर बिल सेल है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, विल या सेल होगा, यहाँ लिखा होगा, देख लीजिए। तो यहाँ भी विल सेल, तो यहाँ भी सेल, क्यों, यहाँ ऊपर विल है तो यहाँ सेल, यहाँ विल लगा था सी के अनुसार, क्योंकि ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के अनुसार लगना था, लेकिन यहाँ सेल लगा आई के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार लगा, नहीं ऑब्जेक्ट को हमको क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है, तो यहाँ आई के अनुसार लगा, तो सेल आई, फिर लिखा है वी, तो यहाँ वी लिख देंगे। अब वी के बाद लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीट वर्ब है, तो बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीट। अब बीटेन के बाद लिखा है बाई, तो आप यहां लिखेंगे बाई, बाई के बाद लिखा सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें शी था, तो शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इस तरह से आपका ये भी एक्टिव पैसिव बन गया। अगर यही आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाए, जैसे क्या हुआ, मुझे नहीं पीटेगी, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर। इसमें सब्जेक्ट के साथ लिखा है ऑब्जेक्ट, नॉट या नेवर। तो सब्जेक्ट ढूंढिए क्या, दिल सी, सब्जेक्ट सी है, आप यहाँ सी के बाद नॉट लगा सकते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कौन था, मी था, मी का सब्जेक्ट हमारा है आई, तो आई के साथ लग जाएगा नॉट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इस तरह से इसका भी एक्टिव और पैसिव खत्म। अब केवल बचा है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिएगा, लेकिन इतने का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अभी आपने देखा SRO टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदले। अब चलते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, तो पहले हम एक्टिव वाला फार्मूला आपको बता दें। तो कुछ नहीं करना होता है, आपने SRO टाइप वाले में क्या लिखा था, सूत्र में लिखा था आपने शैल या विल और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यही लिखा था। तो यही फार्मूला इसमें भी रहेगा, बस उससे पहले हम WH लगा देंगे। WH मतलब क्वेश्चन वर्ड, जो भी वाक्य के बीच में आएगा, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, है ना, इत्यादि जितने भी आपके इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं, उनको हम पहले ले लेते हैं। बस इतना जानिए कि इसका आंसर हम हाँ ना में ना दे सके, है ना। जब उसका आंसर हम हाँ ना में दे लेंगे तो इसके पहले जो मैंने बताया उस हिसाब से बनेगा, और जब इनका उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे पाते हैं तब ये फार्मूला लगाया जाता है। अब इसका पैसिव भी वही काम करेंगे, बस केवल WH यहां अगर है तो यहां भी रहेगा। यहां विल शैल है या शैल विल है, तो यहां भी शैल या विल रहेगा। बस फर्क क्या है, आप सब्जेक्ट के स्थान पर यहां पर ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट ले देंगे, प्लस अतिरिक्त क्रिया बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय और प्लस यहां लिख देते हैं प्लस सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट साइड ऑफ लिख सकते हैं। कुछ फार्मूले में डिफरेंस नहीं, बस मैंने SRO टाइप वाले फार्मूले में थोड़ा सा अंतर ये कर दिया है
कि इन्हीं शैल और बिल से पहले मैंने WH लगा दिया, इसमें भी WH लगा दिया, बाकी वही फार्मूला है, चेक कर लीजिएगा आप। अब ऐसे वाक्यों का हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए आपका वाक्य है बच्चे कब मिठाइयां बांटेंगे? मुख्य क्रिया के अंत में है कि, तो इट मीन्स इट इज अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब बांटेंगे, तो इसका उत्तर हाँ ना में नहीं दे सकते। बच्चे मिठाइयां कब बांटेंगे? यहां ना आंसर नहीं बन रहा है, तो जिनका उत्तर हम हाँ ना में ना दें उसके लिए फार्मूला लगाया जाता है। एक्टिव वॉइस के लिए क्या करेंगे? WH, जो प्रश्न पूछा जाए कब, कब की अंग्रेजी व्हेन के बाद शैल विल बच्चे के अनुसार, यानी बच्चे आई और बी ना रहे तो समझो विल लगना ही लगना है। आई भी है नहीं इसलिए इसमें क्या लगेगा? विल लगेगा। फिर सब्जेक्ट बच्चे, द चिल्ड्रन। फिर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बांटना, फर्स्ट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना। तो व्हेन विल द चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूट, फिर ऑब्जेक्ट क्या बांटेंगे? मिठाई, द स्वीट्स। आपका ही बात बन गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं। यहां भी WH है तो ऊपर वाला WH यहां लिख देंगे, नहीं प्रश्नवाचक शब्द। यहां विल या सेल है तो यहां भी विल या सेल है, लेकिन यहां विल या सेल सब्जेक्ट के अनुसार, यहां पर विल सेल ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मिठाइयां है ना, याद देख लीजिए मिठाइयां। तो मिठाइयां भी है तभी भी लगेगा क्योंकि आई भी ना है, तो यहां भी लग जाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट द स्वीट्स यहां लिख दीजिए क्योंकि नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल स्थान बदल दिया जाता है। दिस स्वीट्स के बाद बी यहां लिखेंगे बी। फिर लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है डिस्ट्रीब्यूट बांटना, तो इसका थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट। फिर लिखा है बाई, यहां देख लीजिए बाई के बाद लिखा है सब्जेक्ट चेंजिंग टू, सब्जेक्ट क्या था? द चिल्ड्रन, तो अब यहां द चिल्ड्रन कर देंगे। तो इस तरह से इसका भी एक्टिव पैसिव हो गया। अगर यही वाक्य आपका इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आ जाए तो कुछ नहीं करना, जो पहले करते थे, सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो नॉट, कभी नहीं है तो नेवर। इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट के बाद नॉट, कभी नहीं है तो नेवर। मान लीजिए जब बच्चे मिठाइयां, बच्चे कब नहीं मिठाइयां बांटेंगे, तो सब्जेक्ट चिल्ड्रन, यहां नॉट, यहां ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट स्वीट्स, तो यहां नॉट। इस तरह से आपका ये एक्टिव और पैसिव फ्यूचर इंडेफिनिट का भी समाप्त है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि कोई परेशानी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें, मुझे उस दिन की जानकारी दें जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन जो है, परेशानी वो दूर हो जाए। और अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताएं, और ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को ज्ञान बाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। और ऐसे ही वीडियो और भी अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपके हम किसी भी कोर्स में सहायता करते रहेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चलो प्यार बनाए रखें मेरे ऊपर, और कमेंट में भी बताएं कि हम आपसे जो है ग्रामर से संबंधित
या लिटरेचर से संबंधित जिस वीडियो की आपको जरूरत है, कमेंट बॉक्स में मुझे एडवाइस दे सकते हो। मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आपके जो है आपको कोई दिक्कत ना हो आपकी स्टडी में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।